चलिए, लास्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे, जो नहीं थे वो ध्यान देंगे ना। क्या होता है, रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूशन के सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। बट ये वो प्रॉपर्टीज है जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, कि सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, सॉल्यूट जितना कम होगा इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी कम होगी। तो ऐसी चार प्रॉपर्टी अपन को इस टॉपिक में पढ़ना है। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पहली प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो इसको समझने के लिए एक बार मैंने वेपर प्रेशर समझाया था लास्ट क्लास में, फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना। एक बीकर है जिसमें हमने एक बैरोमीटर लगा के रखा है, विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर, जहां पे मर्क्यूरी है दोनों साइड पर, ठीक है, बराबर। यहां मैंने एक लिक्विड को डाल दिया जो कि वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट होता है, यानी कि उसके वेपर्स आएंगे यहां पर। तो आपका जो लिक्विड है वो वेपर बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इतने सारे वेपर्स हो जाएंगे कि वो आपस में टकराने लगेंगे, लिक्विड सरफेस से टकराने लगेंगे, वॉल से टकराने लगेंगे और कंडेंस होना भी चालू कर देंगे। दो प्रोसेस एक साथ होना चालू हो जाएगा, दैट इज इवेपोरेशन एंड दूसरा कंडेंसेशन। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। जितनी देर में एक मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर के वेपर बन रहा है, उतनी देर में एक मॉलिक्यूल कंडेंस होकर के लिक्विड बन जाएगा। उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। और उस समय ये जो वेपर्स प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे यहां पर, इस प्रेशर को अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। देखो नाम समझ में आ रहा है ना, वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर किसके कारण, वेपर के कारण। वेपर किसके होते हैं, लिक्विड के होते हैं, वेपर गैस के नहीं होते। अपन ने एक बार डिस्कस किया था ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। तो वेपर्स किसके होते हैं, लिक्विड के होते हैं, तभी तो वाटर वेपर बोलते हैं और ऑक्सीजन को गैस बोलते हैं, ऑक्सीजन वेपर नहीं बोलते, क्योंकि ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस ही होती है। बट वाटर वेपर का जो लिक्विड फॉर्म है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, वाटर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर समझ में आया। इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मैं ऐड कर दूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूट जो इवेपोरेट नहीं होता। जैसे कि नमक और पानी में, नमक इवेपोरेट नहीं होगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, नमक रह जाएगा। शक्कर पानी में भी शक्कर रह जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने इसमें ऐड करना है। तो अब क्या होगा, अब इस बीकर में, वही सेम बीकर है पर अब इसमें सॉल्वेंट नहीं है अकेला, इसमें सॉल्यूशन है। यहां सिर्फ सॉल्वेंट था, यहां क्या था, सिर्फ सॉल्वेंट, पर यहां पे आपका सॉल्यूशन आ गया है, यानी कि मैंने इसी सॉल्वेंट में थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर दिया है। उससे क्या होगा, वो सॉल्यूट डिसॉल्व तो हो गया है बट इवेपोरेट नहीं होगा। तो सरफेस का कुछ जगह क्या ले लेगा, सॉल्यूट ले लेगा। अब वो खुद तो इवेपोरेट होने से रहा, ऊपर से उन जगहों के सॉल्वेंट को भी इवेपोरेट होने नहीं दे रहा है। तो क्या होगा, वेपर्स तो बनेंगे बट अब वेपर्स जो है वो थोड़े कम बनेंगे कंपैरेटिवली। यहां ज्यादा वेपर्स बने थे, यहां वेपर्स कम बनेंगे। तो वेपर कम है तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। जो यहां रीडिंग थी वो यहां पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले मैंने बताया वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर जनरेटेड बाय द वेपर। लोअरिंग क्या होता है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर इनिशियल वैल्यू से कम हो जाता है, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। पी नॉट स्टैंड्स फॉर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पीएस स्टैंड्स फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो बन गया उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन। और सॉल्यूट ऐड करने से पहले जो था वो था सॉल्वेंट, करेक्ट। तो इसका जो डिफरेंस है पी नॉट माइनस पीएस, इसको हमने कहा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसी को डिवाइड कर देंगे पी नॉट से तो बन गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट, जिसकी वैल्यू हमने क्या देखी थी, x2। और x2 क्या होता है,
P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू X2, जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैंने बोला था मैं जहां जहां 2 लिखूंगा उसको सॉल्यूट समझना, और 1 मतलब सॉल्वेंट। X1 लिखूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, X2 लिखूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और X2 होता क्या है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन का ये डेफिनेशन होता है। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका मोल नंबर ऑफ मोल ऊपर और नीचे दोनों का नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो ये हमने डिराइव किया था RLVP के लिए। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या मीनिंग हुआ? एज अ नेम सजेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ है, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 373 केल्विन। अगर आप उस पानी में कुछ सॉल्यूट डाल दोगे तो उसका टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यही होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने क्या देखा था उसके लिए? बॉइलिंग पॉइंट की नई डेफिनेशन पढ़े थे। ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। तो हमने एक ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग था, हाँ कि नहीं? जनरली ग्राफ ना बोरिंग होते हैं, बट ये वाला ग्राफ इंटरेस्टिंग था। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ था, और हमने एक पहले से अपनी लिमिट खींच दी थी कि हमको अपने वेपर प्रेशर को वहां तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है? 1 atm तक पहुंचाना है। जहां पे आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर की वैल्यू हमने ये एज्यूम करी थी, जो भी एज्यूम करोगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को उससे कम एज्यूम करना, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट्स के कंपैरिजन में कम होता है। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है तो उसके नीचे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये तो श्योर है। ठीक है, अब आप टेम्परेचर बढ़ाओ, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक टेम्परेचर पर आके इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा, वही होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ये सॉल्वेंट है इसलिए अपन क्या नाम देंगे इसको? TB नॉट। सेम हम सॉल्यूशन के साथ भी करेंगे। सॉल्यूशन का इनिशियल वेपर प्रेशर ये है, टेम्परेचर बढ़ाए वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाए वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ के कहां तक आना है इसको? 1 atm तक। यही उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, TB। बढ़ गया ना? TB नॉट छोटा है, TB बड़ा है। TB इज ग्रेटर देन TB नॉट। ये आपका सॉल्यूशन का है और ये सॉल्वेंट का है। तो ये जो इंक्रीज हुआ है इसी को बोलते हैं एलिवेशन। और एलिवेशन को अपन डिनोट किससे कर रहे हैं? डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज। किस टाइप का चेंज है? इंक्रीमेंटल चेंज है एलिवेशन। तो ये आपका होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक हमने किया था, यहीं तक हुआ था ना? डेल्टा टीबी लिख लिए थे ना? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ग्राफ से दिख भी रहा है कि टीबी बड़ा है, टीबी नॉट छोटा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए लिखेगा नीचे, सॉरी, हाँ लिखिए नीचे, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, the elevation in boiling point depends upon concentration of the solute. Elevation in boiling point depends upon the concentration of solute in a solution. In a solution, concentration of solute, तभी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इन अ सोल्यूशन। देखो क्यों अपन ऐसा बोल रहे हैं, ध्यान देना। अगर आपने सोल्यूट, फिर वैसा एग्जांपल लेते हैं कि आपने 1 चम्मच नमक डाला तो आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होकर इतना हो गया। पानी का वेपर प्रेशर इतना था, 1 चम्मच नमक डालने पर वेपर प्रेशर कम होकर इतना हो गया। आपने 2 चम्मच डाली, आपका वेपर प्रेशर और कम हो गया। राइट, तो आपका जब बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया जाएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा आएगा। तो मोर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोर द एलिवेशन, दैट इज व्हाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं ना? ठीक है, ओके।
तो क्या लिखे, इन अ सॉल्यूशन एंड हैज बीन फाउंड टू बी, and has been found to be, and has been found to be related with molality, related with molality, molality, small m, molality ब्रैकेट में स्मॉल m लिख लेना, as follows, del tb directly proportional to small m, del tb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, kb इंटू m, kb इंटू m, जहां पे kb का नाम लिखना, where kb is मोलाल, मोलालिटी है इसलिए मोलाल आ रहा है वर्ड, मोलाल एलिवेशन, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम लिखना, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, EBULLIOSCOPIC, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इस वर्ड का मीनिंग होता है रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट, तभी इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। केबी का यूनिट बताओगे क्या होगा, केबी का यूनिट, केबी का यूनिट कुछ होगा ना यूनिट की, नहीं होगा, केल्विन होगा। क्यों, ये मोलालिटी भी तो है साथ में। आप लोग 11th में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो उसके हिसाब से इक्वेट करके देखो ना केबी का यूनिट क्या आएगा। कैसे करोगे, देखो केबी इज इक्वल्स टू डेल टीबी अपॉन एम, हाँ या ना। व्हाट इज डेल टीबी, चेंज इन टेम्परेचर, केल्विन, केल्विन। व्हाट इज एम, मोलालिटी, मोलालिटी का यूनिट मोल पर केजी, मोलालिटी पूछू तो मोल पर लीटर बोलना, मोलालिटी मोल पर केजी। अरे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डिनोमिनेटर तो दोनों का अलग अलग है ना, ऊपर तो दोनों में नंबर ऑफ मोल्स आता है, तो मोल पर केजी। तो क्या बन जाएगा यूनिट, ऊपर लेके जाओ, केल्विन केजी पर मोल, ये आपके केबी का यूनिट होता है। लिखो जल्दी से नीचे, आप ऐसे लिखो पूरा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कहां से यूनिट आ गया। क्या वो आएगी, थोड़ा लेट आएगी, मैसेज करिए। केल्विन केजी पर मोल, समझे क्या, कि ऐसा पूरा डिराइव करना, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा यूनिट कहां से आया है, वरना आना चाहिए था अभी तक। तो मैं 9th क्लास के बच्चे लोग को पढ़ाता तो उनको बोलता हूं कि यूनिट आप लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आपको यूनिट को रटने का जरूरत नहीं है। फॉर्मूले में जो जो टर्म्स है उनका यूनिट पुट करो, आपको यूनिट मिल जाएगा। वही तो किया ना हमने, इसी फॉर्मूले में केबी का फॉर्मूला डिराइव किया, क्या हुआ, डेल टीबी बाय एम, आया कि नहीं। अब डेल टीबी क्या है, टेम्परेचर है, तो वो केल्विन, उसका यूनिट केल्विन हो गया, और मोलालिटी का यूनिट नीचे रख दिया, इसी को रीअरेंज कर दिया, केबी का यूनिट आ गया। ऐसी तो करते हैं ना, ऐसा अपन बचपन से करते आ रहे हैं। अब जैसे आप लोग पढ़ते थे 9th में स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या होता है, थैंक गॉड, मीटर पर सेकंड। कैसे आएगी, स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस अब दोनों का यूनिट डाल दो, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड, ऐसे तो आता है यूनिट, है ना। एक्सेलरेशन का यूनिट, हाँ वो कैसे आया, v माइनस यू बाई टी। ऊपर क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, नीचे क्या है, टाइम सेकंड, ये भी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ऐसी तो निकलता यूनिट नहीं। और हमने अभी भी तो केमिस्ट्री में उसका यूनिट निकाला था ना, जब हम हेनरी लॉ पढ़ रहे थे, केएच का यूनिट कैसे निकाले थे, क्या था हेनरी लॉ, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। मैंने पूछा था ना KH का यूनिट क्या होगा, तो KH क्या होता है, P बाय एक्स। P क्या है, प्रेशर यानी यूनिट बार, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता है क्या, तो यही बार इसका यूनिट। तो ये तो 11th में पढ़ते थे डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से, ठीक है, हो गया यहां तक। ये यूनिट हो गया केल्विन केजी पर मोल, यूनिट ऑफ केबी। चलो फॉर्मूला डिराइव करते हैं,
इसी को वापस से कंटिन्यू करेंगे, आगे लिखना वापस यही, डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी। ओके, एम को रिप्लेस करेंगे अपन। एम क्या होता है? मोलालिटी। व्हाट इज मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ या ना? N2 लिखूंगा, मैंने बोला था ना 2 इज फॉर सॉल्यूट, 1 इज फॉर सॉल्वेंट। कहीं मार्जिन में ऊपर लिख लो, याद रहेगा, है ना? 2 इज फॉर सॉल्यूट, 1 इज फॉर सॉल्वेंट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या लिखूं? क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो W1 कि W2 कि W2? 2 होगा ना भाई? 1 होगा ना भाई? क्यों कंफ्यूज हो रहा है? अरे रहना, नहीं सर 1 होगा, कैसे आप गलत बोल रहे हो? W1, पर अगर ग्राम में दिया होगा क्वेश्चन में तो आपको केजी में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। जो उचक के ऊपर जाएगा तो ये 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? देखिए जनरली आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया होगा। आप लोग याद करो, लास्ट वाले क्लास में क्वेश्चन हमारा था जहां बेंजीन का 39 ग्राम दिया था, दैट वाज द सॉल्वेंट। तो जनरली क्वेश्चन में मास ग्राम में दिया रहता है। आप केजी में दिया तो फिर ऊपर 1000 मल्टीप्लाई मत करना। समझ रहे हैं क्या क्या बोल रहा हूं मैं? अगर ग्राम में दिया है तो ही ये 1000 मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज केजी में दिया है तो सीधा आप यहां पर केजी का मास रख दो। ठीक है? ओके, पुट कर दिए ये वैल्यू। ओके, तो डेल टीबी कितना हो गया? केबी। ओके, N2 को भी और तोड़ें क्या? कैसे निकालते हैं मोल्स? मास अपॉन मोलर मास। ओके, क्या लिखूं ऊपर? W2 अपॉन M2, आया ना? तभी तो आएगा N2। बाकी तो जो है वो वैसे क्या वैसे लिखेंगे, इंटू 1000 और नीचे W1 है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया डेल टीबी का। ठीक है? किसी को इधर उधर करके M2 का फॉर्मूला बनेगा? अपन ने उसमें भी निकाला था ना M2 का फॉर्मूला RLVP में। तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल टीबी इंटू W1। क्लियर है? तो दो फॉर्मूले अपन चारों प्रॉपर्टी में डिराइव करने वाले हैं ना। RLVP के दो फॉर्मूले अपन ने लास्ट क्लास में डिराइव किए थे। ये दो फॉर्मूले हो गए आपके किसके? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। दो फॉर्मूले क्या, एक ही फॉर्मूला बोलो बस, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो किए हो, है ना? और वहां क्या फॉर्मूला था याद करो? RLVP क्या था? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। दिस इज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इज इक्वल्स टू X2। ये एक फॉर्मूला। फिर आपने X2 की जगह N2 अपॉन N1 प्लस N2 कर दिया था, याद है? फिर मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए N1 प्लस N2 को अप्रोक्सीमेटली N1 मान लिया था। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो N2 कम होगा, सॉल्यूट कम होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो उस केस में अपन ने इसको अप्रोक्सीमेटली N2 बाय N1 ले लिया था नीचे वाले को। फिर यहाँ वैल्यूज पुट किए थे, क्या था वैल्यू? N2 की जगह रख दूंगा W2 बाय M2 और N1 की जगह रख दूंगा W1 बाय M1। मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इज द नंबर ऑफ मोल्स। 11th में पढ़ते थे, राइट? अब इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? W2 M1 अपॉन W1 M2। ये RLVP का फॉर्मूला। उससे अपना M2 का फॉर्मूला भी निकल जाएगा, जैसे अपन ने यहां निकाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके। समझ गया? तो एक प्रॉपर्टी का फॉर्मूला और एक मोलर मास का फॉर्मूला, प्रॉपर्टी का फॉर्मूला और मोलर मास का फॉर्मूला, यही हमको हर में करना है। ठीक है? क्लियर है प्रॉपर्टी? चलो उसका एक क्वेश्चन देखते हैं, निकालना। सॉल्व एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन होगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन है क्या? देखो 1.8। हाँ, पुरानी बुक में 2.8। पुरानी बुक जिसके पास है उनका 2.8 है क्या? आयुषी मिला? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, ये क्वेश्चन है। हाँ चलो पढ़ो उस क्वेश्चन को अच्छे से। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। बेंजीन एक सॉल्वेंट है, उसका ये दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? अब आपने क्या किया? When 1.8 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised, होना भी चाहिए elevation in boiling point,
द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11। ये दोनों क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, एक टीबी है, एक टीबी नॉट है। कौन सा टीबी नॉट है? फर्स्ट वाला 353, क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट का है। और टीबी क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का, जो कि बाद वाला है। कब बना वो? जब आपने 1.8 ग्राम ऐड किया 90 ग्राम बेंजीन में। व्हाट इज 1.8? W1 की W2? W2 सॉल्यूट। एंड व्हाट इज 90? W1। करेक्ट? ओके। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। केबी फॉर बेंजीन आपको दिया हुआ है। क्या क्या गिवन है जल्दी बताते जाओ मुझे। सबसे पहला टीबी नॉट वैल्यू 23 केल्विन। ओके, फिर टीबी दिया है 354.11। ओके, फिर अगला दिया है W2 1.8 ग्राम ना। ये सॉल्यूट का नाम नहीं दिया है ना, तभी तो मोलर मास पूछा है ना। नाम दे देता तो क्यों पूछता मोलर मास। ओके, W1 बेंजीन कितना ग्राम? 90 ग्राम। ओके, और कुछ? केबी कितना दिया? केबी का वैल्यू 2.353 की 353? 2.53 यूनिट तो अभी अपन पढ़े थे ना, केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल। इतना ही डेटा गिवन है। निकालने क्या बोला है? M2। ठीक है, फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? देखो इधर, डेल टीवी का फॉर्मूला क्या था? डेल टीवी प्रॉपर्टी है ना, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि N2 ऊपर आएगा। और नहीं तो भी तुरंत डिराइव कर सकते, केबी इंटू एमसी, तो अपन लाए थे फॉर्मूला पूरा। केबी ऊपर रहेगा, फिर N2 के कारण W2 ऊपर रहेगा, M2 नीचे रहेगा। अब M2 नीचे है तो M1 ऊपर और W1 नीचे। अच्छा, M1 तो नहीं ले रहे थे अपन, 1000 लिखा था यहाँ पे अपन ने। ये क्या फॉर्मूला देखो, और M1 नीचे था क्या कि M1 ऊपर था? 1000 ऊपर, M1 था कि नहीं फॉर्मूले में? इतना ही है ना फॉर्मूला। हाँ, ठीक है। तो अपने को क्या गिवन है? देखो ये डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट इन दोनों को माइनस करके तो ये निकाल सकते हैं ना, है ना? तो माइनस कर लो दोनों को, तो डेल टीबी कितना हो जाएगा? डेल टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। पुट करो वैल्यूज, 354.11 माइनस 353.23 कितना आएगा बताओ ये ना। अपन को निकालना M2 है, इन सब में ये अननोन है, बाकी सब नोन है। 0.88 केल्विन। ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज, बाकी सब तो आपको पता ही है। M2 इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय del TB इंटू W1। व्हाट इज KB? 2.53। व्हाट इज W2? 1.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल टीबी। अभी आपने निकाला 0.88, सब निकाले 0.88 कि वो बोला तो लिख दिए, क्यों नहीं निकाले? अब तो बोले नहीं निकाले। इंटू W1 90। चलो, जिनका हो जाएगा ना उसके बाद वाला क्वेश्चन देखना, 18 ग्राम ग्लूकोज वाला।
मैच हो रहा है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते जाओ। 18 ग्राम ग्लूकोज वाला। ये क्या बता रहे हो आंसर? M2 का वैल्यू कैसे पॉसिबल है? M2 का वैल्यू 0.548। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, बाकी सबका मास तो उससे ज्यादा ही होता है। ताकि कैलकुलेशन दिखाओ, पेंसिल से क्यों कर रहे हो? आप कुछ किए ऐश्वर्या? सॉल्व तो करो, मतलब कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। कर रहे हो? कितना आ गया? 57 आया है। हाँ अच्छा, आप किए हो क्या आयुषी? करो करो, करना है इस सब में ना, आलस नहीं करना, ठीक है? और सिंपल है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन को, जीरो जीरो कैंसिल हो रहा है ना? ये 1.8 को आप 18/10 लिख सकते हो कि नहीं? 1.8 को हम क्या लिख सकते हैं? 18/10। तो यहाँ एक 10 मल्टीप्लाई कर दो और इसको पूरा कैंसिल कर दो 2 से। 9 2 18। फिर ये जीरो भी कैंसिल कर दो। अब नीचे से 0.88 बचा है, और ऊपर भी आपका देखो 2.53 इंटू 2 और 10, सब तो सिंपल नंबर्स है। मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 टू 4 प्लस 1 5, 5.06 आ रहा है ये। इंटू 10 भी है ऊपर, और नीचे आपका 0.88। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 50.6 अपॉन 0.88। थोड़ा सा 2 से कैंसिल कर लो, फिर डिवाइड कर देंगे। 25.3 0.44, बस, है ना? अब वो पॉइंट हटाने के लिए, क्योंकि फाइनल अपन को डिवाइड करना है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा ऊपर? 2530 अपॉन 44। 2530 अपॉन 44, ये आपका M2 आ जाएगा। अब 44 से डिवाइड कर लो। क्या? 2530 डिवाइडेड बाय 44 कितने बार में जाएगा ये? 4 का टेबल आता है ना, 4 6 24 होता है, पर 44 है ना, तो 6 में तो पार हो जाएगा, तो 5 टाइम्स में लेंगे। 5 4 20 का 0 कैरी 2 और 22, कितना आएगा एलसीएम, सॉरी रिमाइंडर? 33। ये 0 को नीचे ले आओ, 330। ये कितने बार में जाना चाहिए? 4 6 4 7 28, 4 8 32, 8 में पार हो जाएगा, तो 7 लेते हैं। 7 4 28 का 8 कैरी 2 30, सॉरी 22 पॉइंट। एक और लास्ट, ये तो आ रहा है देखो 5 टाइम्स में, 57.5 एग्जैक्ट आएगा। जितने टाइम पे मैं किया आप लोग को उसका डबल टाइम दिया था मैं, उसमें भी उठपटांग आंसर लेके आए। ठीक है, 57.5 यूनिट क्या लिखोगे? ग्राम पर, अरे मोलर मास है ना, मोलर मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मास, ग्राम पर मोल। मतलब आपने ऐसा सॉल्यूट डाला था जिसका मोलर मास 57.5 था, ठीक है? चलो जिनका हो गया, अगला क्वेश्चन देखो। दिख रहा है वो 18 ग्राम ग्लूकोज वाला वही है क्या? चलो पढ़ो उसको, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
अरे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले फॉर्मूले पुट करना है बस, वैल्यूज और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। वो भी अगर आप आगे सीखोगे ना तो आ जाएगा, वो कैलकुलेशन भी कोई ज्यादा टफ नहीं है। पढ़ रहे 18 ग्राम ग्लूकोज वाला के बाद ही क्वेश्चन होगा बेटा, हाँ पढ़ रहा है मतलब, अच्छा उसके पहले वाला, ओके 1.7, ठीक, ओल्ड बुक में 2.7। अब पढ़िए क्वेश्चन। 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन। दोनों दिया है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज, कितना ग्राम, 18 ग्राम। सॉल्वेंट क्या है, पानी, कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1 kg। At what temperature will the water boil at 1.013 bar pressure? Kb for water is given। यानी अब आपको क्या निकालना पता है, टीबी निकालना है, कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा पूछ रहा है। मैंने आपको पानी दिया, पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन में बॉईल होता है। अब उसी पानी में जब 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया जाए तो डेफिनेटली उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यही है ना, तो वो वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है, समझ रहे क्या। तो पहले आप डेल टीबी निकालो और फिर उसको टीबी नॉट पे ऐड कर देना। देखो टीबी क्या होता है, डेल टीबी क्या होता है, व्हाट इज डेल टीबी, टीबी टीबी माइनस टीबी नॉट, हाँ या ना। अब टीबी नॉट तो हमको पता है, देगा थोड़ा ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, इतना तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि 12th वाले को वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो पता होगा, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। अभी क्योंकि सारी चीजें केल्विन में दी है तो हम 373 लेंगे, ठीक है, 373 केल्विन। जो भी आपका डेल टीबी का आंसर आएगा उसमें 373 ऐड कर देना, वो आपका टीबी हो जाएगा सॉल्यूशन का, यानी ग्लूकोज डालने के बाद, ठीक है। अब डेल टीबी क्या होता है, निकाल लो डेल टीबी का वैल्यू। नहीं फॉर्मुला याद आ रहा है तो ये फॉर्मुला तो याद रखो कम से कम, केबी इंटू एम, मोलालिटी। अरे हाँ ना, केबी क्या दिया वाटर का, 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, इंटू मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वो तो ग्राम में दिया है, तो 18 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का। देखो 18 दिया है इसलिए क्योंकि उसका मास 180 होता है, ताकि डिवाइड करने में आपको आसानी हो, आप घबराओ नहीं, और आप लोग तो घबरा जा रहे हो बिना निकाले। हाँ आप पॉइंट वन आ जाएगा, सिंपल ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 1 kg, तो 1000 ग्राम दिया है ना, पर क्यों ग्राम में कन्वर्ट करना है, हमको तो नीचे केजी में चाहिए होता है ना, तो यही होगा बस 18/180 खत्म, जो कि कितना हो जाएगा 0.52 इंटू 0.1 आया ना, 1/10 0.1। अब ये तो कैलकुलेशन इजी है ना, अब इससे इजी क्या कैलकुलेशन देगा, 52 इंटू 1 इज 52, बस पॉइंट लगाना है 0.052 केल्विन। फॉलो कर रहे हो क्या आप लोग, इतने से ही बड़ा देखो बॉइलिंग पॉइंट, 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ इतनी ही वैल्यू से बड़ा है। अब इसी को 373 में ऐड कर दो, खत्म, टीबी नॉट में, दिस इज डेल टीबी, टीबी नॉट आपको पता है 373, तो टीबी कितना हो जाएगा, डेल टीबी प्लस टीबी नॉट, तो 0.052 प्लस 373। 373.15 लिया होगा देखना शायद बुक में, क्योंकि एक्चुअली में हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं ना, बट एक्चुअली 273 नहीं, 273.15 ऐड करते हैं, सुन रहे हैं क्या। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है नो डाउट, बट केल्विन में कन्वर्जन के लिए अपन 273 ऐड कर देते हैं अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए, बट एक्चुअली में कंप्लीट वैल्यू क्या है इतनी, तो वो भी वैल्यू ऐड करोगे तो 373.15 हो जाएगा। अब बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है ऐड करने के बाद, 202, 373.202 केल्विन, ये आपका नया बॉइलिंग पॉइंट है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ना, पर ठीक है, एलटीवी कम ही होता है, ठीक है।
डन। चलो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हैंड डाल लो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए इसमें भी पहले अपन नए फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखते हैं, नीचे लिखेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे हमने कल बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखा था नया, कि ये वो टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा लिक्विड का, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस is the temperature at which is the temperature at which freezing point of a substance is the temperature at which the solid and the liquid forms of the substance, the solid and the liquid forms of the substance are in equilibrium, are in equilibrium. Freezing point of a substance is the temperature at which solid and liquid forms of the substance are in equilibrium. That is the solid and liquid forms of substance have, the solid and liquid forms of substance have same vapor pressure, same vapor pressure, ठीक है। मतलब टेम्परेचर जहां पर सॉलिड और लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको भी अपन ग्राफिकली समझते हैं। ये हो गया ना, जैसे अपन ने उसका ग्राफ बनाया था ना डेल टीबी का, वैसे डेल टीएफ, इसको डेल टीएफ बोलेंगे। डेल तो यहां भी आएगा ना, बस ये है कि वहां का डेल एलिवेशन को रिप्रेजेंट करा था, यहाँ का डेल डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। टी टेम्परेचर के लिए है, और वहां बी लिख रहे थे क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए था, यहाँ एफ लिखेंगे क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो इसका सिंबल क्या होगा, डेल टीएफ। तो आपने जहां पे हेडिंग डाली ना प्रॉपर्टी की, वहां ब्रैकेट में डेल टीएफ लिख लेना, डेल टीएफ प्रॉपर्टी का सिंबल है ये। जैसे वहां डेल टीबी था, यहाँ क्या है, डेल टीएफ। ओके, अगेन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनने वाला है, जैसा अपन ने डेल टीबी के लिए बनाया था, ठीक है। अगेन प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के पहले एक लाइन और बना रहा हूं मैं, वो होगी सॉलिड सॉल्वेंट की। इसकी सॉलिड सॉल्वेंट जो फ्रोज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर और कम होगा ना, सॉलिड का तो वेपर प्रेशर और कम होगा। सॉलिड इवेपोरेट होता है क्या, जब वो इवेपोरेट ही नहीं होता तो उसका वेपर प्रेशर और कम होगा। तो मान लेते हैं उसका वेपर प्रेशर ये, भाई मत बनाना, ठीक है, मैं बताऊंगा तब, ठीक है। ये हो गया आपका सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो कि कम है। अब अगला जो अपन बनाने वाले सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का, उसी पे तो कंपैरिजन करना है ना अपन को, कि पहले अकेला सॉल्वेंट था, उसमें कुछ ऐड किए तो सॉल्यूशन बन गया। अब दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है, तो उन दोनों का वेपर प्रेशर इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये सॉलिड है और वो दोनों तो लिक्विड है अभी। तो ये है मान लो आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और इससे कम होगा सॉल्यूशन का, हाँ है ना, वहां भी अपन ने इसको ऊपर नीचे बनाया था। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन का, करेक्ट। अब देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, फ्रीजिंग करते समय तो टेम्परेचर कम करते हैं ना, कूलिंग करते हैं ना, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओगे, फ्रीज करते समय कूलिंग करते हैं और बॉईल करते समय हीटिंग करते हैं। तो यहाँ अपन टेम्परेचर कम करने वाले हैं। तो टेम्परेचर कम मतलब मैं ग्राफ को पीछे लेके आने वाला हूँ, आगे नहीं। क्यों पीछे लाऊंगा, क्योंकि टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, उल्टा भी तो सही है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर कम भी होगा। तो पहले मैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम करने वाला हूँ, यानी मैं सॉल्वेंट को फ्रीज करने वाला हूँ। ये रहा मेरा सॉल्वेंट,
इसको फ्रीज करते हुए मैं टेम्परेचर, ये वेपर प्रेशर कम हो रहा है, इस पॉइंट पे आके वो इससे मीट कर गया इक्विलिब्रियम, वेयर द लिक्विड एंड सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। यही तो लिखा ना अपन ने। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम? फ्रीजिंग पॉइंट। टीएफ नॉट लिखूं क्योंकि ये सॉल्वेंट है, करेक्ट। अब आगे बढ़े। अब यही काम किसके साथ करना है अपन को? सॉल्यूशन के साथ। अभी तो अपन ने सिर्फ पानी को जमाया था, अब किसको जमाने वाले हैं? उस पानी में ग्लूकोज डाल दिए, अब उसको जमाएंगे, तो उसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे कम करेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। कम होकर के वो यहां पे आकर के बीट हुआ इससे, यानी कि ये हो गया इसका फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ। देखो टीबी बड़ा था टीबी नॉट से, यहाँ टीएफ नॉट बड़ा है टीएफ से। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डिप्रेशन ना, मतलब प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तभी तो ये पीछे बना। वहां टीबी आगे था, टीबी नॉट पीछे था, यहाँ टीएफ नॉट आगे है, टीएफ पीछे है। डिप्रेशन है, वो एलिवेशन था। समझ गए ग्राफ? तो ये वाला है सॉल्वेंट का और ये है सॉल्यूशन। ये ऊपर से चालू करना तो ये उसके नीचे से चालू होगा, बस हमको उसको पीछे खिसका के सॉलिड वाले से टच कराना है। ये यहां पर टच कर रहा है इसको, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया। ये इसको यहां पे टच कर रहा है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया। ये जो डिफरेंस है इसी को तो डेल टीएफ बोल रहे हैं, विच इज नथिंग बट क्या माइनस क्या करूं? टीएफ नॉट माइनस, समझे? इसका मैंने एप्लीकेशन क्या बताया था? ये क्यों करते हैं अपन? कंट्रीज में गाड़ी में जो पानी रहेगा वो पानी ही रहे, बर्फ ना बन जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ एंटी फ्रीज ऐड कर देते हैं। एंटी फ्रीज को बोल रहे हैं उसको क्योंकि उसने उसका फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया। जो पानी 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा था, आपने एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डाल के उसका फ्रीजिंग पॉइंट को -5 -6 तक ले आए, ताकि वो बाहर के क्लाइमेट में जम ना जाए। समझ रहे हैं क्या? चलो ग्राफ बना लो। इसको सीधा बनाना, मेरे से थोड़ा यहाँ यहाँ टेढ़ा हो गया, इसको सीधा ही खींच के ऐसा लेके आना, कर्व इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है। पहले सॉलिड सॉल्वेंट की एक कर्व बना लो, फिर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का एक एक वेपर प्रेशर मार्क कर लो, सॉल्वेंट का ऊपर सॉल्यूशन का नीचे। अब बस उस पॉइंट को नीचे करते हुए यहां टच कराना है, वैसे ही इसको भी नीचे करते हुए यहां टच कराना है, दैट्स इट। और पीछे लेंगे ना, ग्राफ को अपन पीछे ले जा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर कम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको कूल कर रहे हैं। इसका आप लोग नीचे लिख भी लेना, डेल टी एफ क्या है? व्हाट इज डेल टी एफ? डिप्रेशन इन क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। एंड व्हाट इज टी एफ? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एंड टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी लिख लेना 90 में, इसके बाद ही ये लिखना वेयर तीनों क्या है।
हो गया? अब इसका कैलकुलेशन भी ना सेम आज जो हमने डेल टीबी के लिए किया ना, सेम वैसा ही है। पलटो आप पेज, जो आज हमने आज शुरुआत की थी जहां से आज की क्लास की। क्या लिखा था हमने? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। यहां भी वही होगा पूरा, पर क्या लिखेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चालू करो लिखना, कैलकुलेशन करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट depends on the concentration of the solute, depends on the concentration of the solute and is related to molality as, जैसे वहां पे था, and is related to molality as, and is related to molality as, ओके क्या बन जाएगा फॉर्मूला? डेल टी एफ, वहां डेल टी भी लिखे थे, वो बॉइलिंग था, ये फ्रीजिंग है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, के एफ, हमारे वहां के भी था, ये के एफ होगा, इंटू एम। के एफ का नाम कोई बताएगा मुझे? मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, वहां नाम था मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, तो यहां हो जाएगा मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां एक और नाम इब्यूलोस्कोपिक लिखे थे, है ना, यहां लिखना एक और नाम कायरोस्कोपिक। हाँ, CYRO, कायरोस्कोपिक, हाँ CRYO, सॉरी CRYOS स्कोपिक, CRYOS COPIC, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट रिलेटेड टू फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों इसके नाम है। यूनिट सेम रहेगी ना? क्या बोलते हैं? केएफ का यूनिट अगेन देखो, डेल टीएफ अपॉन एम करोगे, ऊपर टेम्परेचर है और नीचे मोल पर केजी है, ऊपर जाकर के केल्विन केजी पर मोल, यूनिट सेम। अच्छा एक चीज इसमें ना और करें ना, अपन ने पीछे केबी को डिफाइन नहीं किया था, यहाँ केएफ को डिफाइन कर लेते हैं, ऐसी केबी का भी डेफिनेशन अपन लिख पाएंगे फिर। यहां तक हो गया सबका? ओके बढ़े आगे। केएफ का डेफिनेशन लिखने वाला हूं मैं, आएगा वो यहीं से ही, देखो डेल टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम होता है ना। अगर आप m की जगह 1 रख दो, इफ m इज इक्वल्स टू 1, तो क्या दिख रहा है आपको? kf बराबर डेल टीएफ हो गया ना, 1 रख दिया हमने। अब इसी को डिफाइन करते हैं, तो पहले इतना लिख लो, इफ, पहले फॉर्मूला, इफ m इज इक्वल्स टू 1 kf इज इक्वल्स टू डेल टीएफ। अब kf का डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, लिखना नीचे kf का डेफिनेशन। क्या दिख रहा है? kf बराबर क्या है? डेल टीएफ, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पर कब? जब मोलालिटी 1 हो, तभी ऐसा होगा। ठीक है, बस यही डेफिनेशन है। हाँ लिखिए, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट may be defined as, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट may be defined as the depression in freezing point, the depression in freezing point when the depression in freezing point when the molality of the solution is unity, when the molality of the solution is unity, unity मतलब 1, unity। या आप ऐसा ही बोल सकते हो ना, when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent, उसी का तो मीनिंग 1 मोलालिटी होता है। समझेगा क्या बोला मैंने अभी?
मोलैरिटी 1 कब आएगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट भी 1 kg है, तो कैंसिल होके क्या आएगा आपका 1 मोलाल, 1 मोल पर केजी। तो दोनों लिख सकते हैं, वहां पे छोटे से में आ गया कि व्हेन मोलैरिटी इज 1, वरना अगर आप उसको एक्सटेंड करके लिखोगे तो क्या आएगा? व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। दोनों का मीनिंग सेम है, बस उसमें ज्यादा वर्ड्स का यूज करना पड़ रहा है, यहाँ पे सिर्फ इतने से काम चल गया, व्हेन मोलैरिटी इज 1 यूनिटी। ठीक है, ऐसे केबी को भी डिफाइन कर सकते हैं ना, सेम फॉर्मूला। केबी का कैसा फॉर्मूला था? डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम। अब फिर से एम की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो केबी कितना आया? डेल टीबी के बराबर। बस अब इसी को डिफाइन कर देते हैं कि मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलारिटी इज 1। हो जाएगा। तो वहां मैं नहीं लिख पाया था, यहाँ केएफ का लिखवा दिया हूं, तो वैसे ही केबी का भी होगा। ठीक है, चलो फॉर्मूला डिराइव कर लो, इसी को आगे एक्सटेंड करो। डेल टीएफ इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, पुट द वैल्यू ऑफ एम, एम क्या हो जाएगा? N2 अपॉन W1 इंटू ऊपर 1000, सेम जो अपन ने पीछे किया है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगले स्टेप में N2 को भी और एक्सपैंड कर रहा हूं मैं, W2 अपॉन M2, नीचे W1 है और ऊपर 1000। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल टीएफ। पूरा फॉर्मूला सेम है, बस एफ की जगह देखो मैं गलती से केबी लिख दिया और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। क्या बोले? बोलने वाली थी। ठीक है, पूरा फॉर्मूला सेम है, बस एफ की जगह बी आ गया है, पूरा फॉर्मूला सेम है, नथिंग न्यू इन द फॉर्मूला। यहीं से M2 का फॉर्मूला भी निकल जाएगा, M2 इज इक्वल्स टू KF तो ऊपर ही रहेगा, W2 भी ऊपर रहेगा, इंटू 1000 भी ऊपर रहेगा, बस क्या आ जाएगा नीचे? डेल TF नीचे आ जाएगा, यहाँ का M2 उधर गया है, यहाँ क्या बचा? W1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, जो कि सेम है। ठीक है, अब ऐसे ही दो न्यूमेरिकल आपके 1.9 और 1.10 होंगे, ओल्ड बुक में 2.9 एंड 2.10 होंगे, मिला है ना? इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। जल्दी क्वेश्चन देखो। पहला कौन सा देख रहे हो? 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, वो देख रहे हो? हाँ, चलो देखो उसको, क्वेश्चन को जल्दी से। 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। यहां से क्या क्या मिल गया आपको? व्हाट इज 45? W1 W2 कि M1 M2? W2 है मास ऑफ सॉल्यूट, तो W2 आपका 45 ग्राम, W2 मतलब 45 ग्राम। ओके, इज डिसॉल्व्ड इन 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट। W1 600 ग्राम। ठीक है, ओके, दोनों का नाम भी दिया तो M1 M2 भी निकाल लेंगे अपन, है ना? ओके, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। पहला क्या निकालना है आपको? डेल टीएफ, ये आपको निकालना बोल रहा है पहले, है ना? और दूसरा क्या निकालने बोला है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि टीएफ। एक बार डेल टीएफ निकाल लो, फिर तो टीएफ नॉट से माइनस कर देंगे, क्योंकि टीएफ नॉट क्या होता है? 0 डिग्री। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री। करो, डायरेक्टली इस फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं, डेल टीएफ आ जाएगा। केएफ दिया है ना, देखो केएफ दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, नहीं दिया है? यहाँ तो दिया है, लिखा होगा ना ब्रैकेट में। अच्छा नहीं दिया है, पर देगा क्वेश्चन में। ठीक है, केएफ लिख लो, केएफ इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। चलो फॉर्मूला पुट करते हैं, डेल टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ की जगह 1.86 आ गया, इनटू W2 की जगह हो जाएगा 45 इनटू 1000 लिखेंगे ना, क्योंकि आपका मास जो वाटर का दिया है वो ग्राम में दिया है। अगर वो पहले से केजी में दिया रहता तो फिर ऊपर 1000 नहीं लिखते, समझ रहे हैं क्या? ऊपर 1000 लिखने का हमारा मेन रीजन क्या है कि सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया है, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं।
क्योंकि मोलालिटी में अपन नीचे सॉल्वेंट का मास केजी में लेते हैं, ग्राम में नहीं, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाय M2। M2 कितना हो जाएगा? M2 कैसे निकालेंगे? इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास। इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? देखो ये फॉर्मूला होता है इथिलीन ग्लाइकोल का, CH2OH CH2OH, इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। ब्रैकेट में तो आपको दिया भी है ना फॉर्मूला उसका, नहीं पता है तो भी। और अगर वो तो इतना गया गुजरा समझ रहा है कि उसने मोलर मास भी दे दिया है, शायद यहाँ बुक में तो दिया हुआ है, सबके एटॉमिक मास नहीं दिया है ना। चलो ठीक है, कितना कार्बन है? 2, तो 12 इंटू 2 24, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 2 4 6, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 32। ओके, ऐड करने में कितना आएगा? 30 प्लस 60 32 62 M2 की जगह। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट का नाम बोला इसलिए M2 निकालने नहीं बोला, वरना आप ऐसे ऐड करके निकाल देते, ठीक है। इनटू क्या बचा लास्ट? W1 600, बस हो गया। ये 2 0 कैंसिल, यहाँ 6 बचा है, ये भी थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाएगा 6 के टेबल से। अगर 3 से भी कर सकते हो 15 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, और इसको कैंसिल कर सकते हो 0.93। नीचे से 62 बचा है, और ऊपर मल्टीप्लाई करके 62 से डिवाइड कर दो। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 93 इंटू 15 करना पड़ेगा, बस एक ही थोड़ा कैलकुलेशन है, और फिर डिवाइड करना है लास्ट। 15 का 5 कैच 1 6 प्लस 93, तो 5913, 13.95 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 62, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी हो जाएगा 139.5 डिवाइड बाय 62, 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। 139.5 डिवाइडेड बाय 62, 62 2 टाइम्स में हो जाएगा 124, रिमाइंडर बचा 15, 155, ये भी जाएगा 2 टाइम्स में, 2.2, 124, 51, 31, 0। ये तो एग्जैक्टली जा रहा है क्या? 62 इंटू 5 करने पे आ रहा है क्या ये? हाँ, 2.25, 2.25 केल्विन। देखो आंसर यही। ठीक है, ये डेल्टा TF आया है, अपन को TF निकालना बचा है ना अभी। TF कैसे निकालो? LTF इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बड़ा था? TF बड़ा था कि TF नॉट बड़ा था? देखो ग्राफ में TF नॉट बड़ा है, तब तो डिप्रेशन बोल रहे हैं अपन। TF नॉट बड़ा है, TF छोटा है, तो TF नॉट माइनस TF, TF नॉट माइनस TF, तो डेल्टा TF आया आपका 2.25 इज इक्वल्स टू, TF नॉट कितना होता है? ये केल्विन में ना, तो इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273.15, 0 प्लस कर दिए ना, उतना ही आएगा। अरे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है ना, तो 0 प्लस 273.15 माइनस TF, TF निकालना है, TF इधर लाओ, 2.25 उधर, खत्म। TF इज इक्वल्स टू 273.15 माइनस 2.25, कितना आएगा ये? 271 ना, 270.9, 270.9, 2.25 केल्विन से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, समझ आएगा? मतलब पहले वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री था, अब वो माइनस 2.25 हो गया। तो अगर यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री कर देंगे ना, तो वो वाला वाटर यानी कि वो सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होगा, माइनस 2.25 पे होगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो उसके बाद वाला भी देखो जल्दी से। इसमें मोलर मास निकालना है,
तो इसमें डेफिनेटली सॉल्यूट का नाम नहीं दिया होगा क्वेश्चन में। पढ़ो जल्दी से। इसमें M2 का फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाएगा। ये वाला समझ में आ गया सबको, कैलकुलेशन पूरा सब? हाँ जल्दी पढ़ो। 1 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज ऑल्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या क्या मिल गया यहीं से आपको? W2 ग्राम और W1 50 ग्राम। ओके आगे पढ़ो। Then lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin। 0.40 Kelvin क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, डेल्टा टीएफ है। लोअर्ड बाय वैल्यू से टीएफ इज 0.40। आगे फिर क्या दिया है? और द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ, क्या दिया ये? केएफ। और कितना वैल्यू केएफ का? 1.12 5.12 केल्विन केजी पर मोल। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। M2 का फॉर्मूला क्या है? ऊपर क्या आएगा जल्दी बताओ? ऊपर W2 आता है और M1 आता है ना? M1 नहीं आता रे, KF आता है और 1000 आता है। ठीक है, नीचे क्या आएगा? प्रॉपर्टी डेल TF, उसी को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके M2 को वहां पहुंचाए थे ना। और क्या बच गया लास्ट? हाँ W1, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो W2 भी पता है, KF भी पता है, डेल TF भी पता है और W1 भी पता है। पुट द वैल्यू, कितना आंसर? 1 into 5.12 into 1000 divided by 0.40 into W1 is 50। ये 0 कैंसिल, ये हो गया 20 टाइम्स में, और कुछ ये भी कुछ कैंसिल हो जाएगा 40 20, बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। इसको आप 40/100 कर दो, राइट? तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 40 कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ रहे हैं? M2 is equals to 5.12 into 20 अपॉन, इसको लिख रहा हूं 40/100, लिख सकते हैं ऐसे। अब ये 100 ऊपर लेके जाओ, तो ये 100 जब 512 से मल्टीप्लाई हो तो 5.12 से तो 512 हो जाएगा, और ये 20 ऊपर बचेगा और ये 40 नीचे आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 256 ग्राम पर मोल। ये आपका हो गया मोलर मास। नहीं करना पड़ा, कहीं कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया अपन ने, ना कहीं कुछ डिवाइड किया, इस टाइप का ऐसा। ठीक है, तो ये अपनी अपनी 3 प्रॉपर्टी हो गई है। एक लास्ट बची ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना? उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, चलो थैंक यू।